गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार, सहायक प्रोफेसर इतिहास विभाग, जेएमएस कॉलेज मुंगेर। आज बीए पार्ट 1 के विद्यार्थियों के लिए परीक्षापयोगी प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। हम देखते हैं कि इतिहास में बिना स्रोत का कोई भी विषय वस्तु का इम्पोर्टेंट नहीं है। बिना स्रोत का इतिहास वह नहीं कहलाएगा। यदि कोई भी विषय वस्तु हम पढ़ते हैं, खासकर इतिहास में, यदि उसका साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो इतिहासकार के नज़र में वह जो है एक कहानी है। तो आज का विषय वस्तु है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्रत्येक देश का इतिहास भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक और धरोहर होता है। अपने पूर्वजों के महान कार्य से भावी पीढ़ियां प्रेरणा प्राप्त करती है। प्रत्येक समाज अपने अतीत से जुड़ा रहना चाहता है, अतः प्रत्येक समाज उक्त अतीत के आधार पर महान भविष्य के निर्माण की योजना बनाता है। भारतवासियों ने जीवन के प्रत्येक पहलू पर विचार किया और लेखन कला में पारंगत होने के कारण उन्होंने काव्य, दर्शन, कला, विज्ञान व अन्य विषयों पर श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना की है। हम जानते हैं कि इतिहास विषय के अध्ययन के लिए पूर्णतः स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए प्राचीन भारत के इतिहास की खोज का कार्य 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ। मैक्स मुलर ने वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिससे भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठता संपूर्ण पाश्चात्य जगत पर स्थापित हुई। इसके पश्चात अनेक अंग्रेजी विद्वानों ने भगवत गीता, हितोपदेश, पंचतंत्र व शकुंतला जैसे उत्कृष्ट रचना का अंग्रेजी में अनुवाद किया। प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्राचीन भारत का जो प्रमुख स्रोत है उसे हम लोग 3 भाग में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा जो यह भी इम्पोर्टेंट है कि विदेशी यात्रियों का वृत्तांत या विवरण। हम तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट है वह है पुरातात्विक स्रोत। हम देखते हैं कि वैज्ञानिक इतिहास लेखन में पुरातत्व सामग्री ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहाँ साहित्यिक स्रोत मौन है, मतलब वो अस्पष्ट है, ठीक से व्याख्या नहीं कर पाता है, वहाँ जो है पुरातात्विक स्रोत बहुत ही सहायक होती है। प्रागैतिहासिक काल हो या हड़प्पा कालीन हो, यह मुख्य रूप से पुरातात्विक स्रोत पर ही निर्भर है। इसे हम 4 भाग में बांट सकते हैं पुरातात्विक स्रोत को। पहला खुदाई से प्राप्त सामग्री, दूसरा अभिलेख, तीसरा स्मारक, चौथा मुद्राएं। यह चारों जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें हम लोग देखते हैं खुदाई से प्राप्त सामग्री। तो इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों के खुदाई से अति प्राचीन कालीन नगरों, भवनों, मंदिरों, किला इत्यादि का जो है साक्ष्य प्रचुर मात्रा में हमें मिला है। हम देखते हैं कि हड़प्पा की खुदाई में नगर, भवन, मनुष्य
तथा पशु पक्षियों के अवशेष, विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ, बर्तन, औजार, स्नानागार आदि अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई है। इसी में हम देखते हैं कि सांची तथा सारनाथ में प्राप्त अवशेष से बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है। दूसरा जो है वह है अभिलेख। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों का विशेष महत्व है। सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत अभिलेख ही है। अभिलेख पत्थर की शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, मूर्तियों, गुहाओं और भवनों की दीवारों पर खुदे हुए हमें मिले हैं। इन अभिलेखों में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया गया है, खासकर स्थानीय भाषाओं का। इसका भाषा ब्राह्मी भी है, संस्कृत भी है, पाली भी है, तमिल भी है, तेलुगु इत्यादि है। अभिलेख को हम 4 भाग में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं कि गुहा लेख है, शिलालेख है, स्तंभ लेख है तथा ताम्रपत्र लेख इत्यादि है। अभिलेखों में जो महत्वपूर्ण है, खासकर अशोक का अभिलेख, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इन सभी के माध्यम से तत्कालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक अवस्थाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वह है स्मारक। स्मारकों के द्वारा प्राचीन भारत के सांस्कृतिक व धार्मिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रमुख स्मारक जो है, जैसे हो गया भवन हो गया, मूर्तियाँ हो गई, कलाकृतियाँ हो गई, स्तूप हो गया, मठ हो गया विभिन्न प्रकार के, बिहार जो बौद्ध धर्म के व्यक्ति जहाँ निवास करते थे, प्रचारक, संघ के प्रचारक, वह हो गया, चैत्य हो गया, मंदिर हो गया तथा चित्रकारी इत्यादि को हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। प्रमुख स्मारक जो हमें मिला है, जैसे सारनाथ से, पाटलिपुत्र से, राजगीर, नालंदा, तक्षशिला, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो इत्यादि जगह विद्यमान है। चौथा है मुद्राएं। हम देखते हैं कि मुद्राएं किसी भी राजा का, उसका क्या आर्थिक स्थिति है, इसका हम अनुमान जो है मुद्राएं से लगा सकते हैं, किसी राज्य या किसी देश का। तो प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में मुद्राओं, सिक्कों व मोहरों का अत्यधिक महत्व है। राजाओं के चित्र तथा मुद्राओं पर राजाओं के चित्र, तिथि तथा उसका संकेत अंकित रहता था। जैसे हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त का जो सिक्का मिला है उस पर अश्वमेध पराक्रम शब्द अंकित है। अधिकांश मुद्राएं सोने, चांदी व तांबे के बने हैं। इससे तत्कालीन आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाना सरल हो जाता है। अब प्राचीन भारतीय इतिहास का जो दूसरा मुख्य रूप से स्रोत है वह है साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत यह भी बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास अध्ययन के लिए। साहित्यिक स्रोत को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, धार्मिक साहित्य तथा गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य यह धार्मिक साहित्य से तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी हमें मिलती है। धार्मिक साहित्य को हम जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे हो गया कि वैदिक साहित्य, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सभी चीज़ उसमें है। दूसरा हो गया बौद्ध साहित्य। हम देखते हैं कि 6वीं शताब्दी में जब भारत में समाज में बुराइयां आ गई थी तो बौद्ध धर्म आया, उन्होंने भी अनेक साहित्य लिखे हैं। तीसरा है जैन साहित्य। तो वैदिक साहित्य हम देखते हैं, वैदिक साहित्य संसार का सर्वाधिक प्राचीन साहित्य है। वेद के 4 भाग हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके अलावा हम देखते हैं कि वैदिक साहित्य में आ जाएगा जैसे ब्राह्मण हो गया, आरण्यक हो गया, उपनिषद। इन सभी से हिंदुओं के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास जो है महाकाव्य भी है, 2 बड़ा महाकाव्य विश्व का, रामायण हो गया और महाभारत हो गया। फिर हम देखते हैं कि स्मृतियाँ भी है, पुराण है, अनेक वॉल्यूम है पुराण का, इनसे भी ऐतिहासिक महत्व की जानकारी मिलती है। अब देखते हैं कि वैदिक साहित्य के बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट है वह है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ
जो नाम से उपलब्ध है वह है त्रिपिटक। पिटक मीन्स हो गया कि पिटारा, तो त्रिपिटक नाम से ही स्पष्ट है कि 3। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इससे बौद्ध धर्म के सिद्धांत, अनुशासन तथा समाज के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का ही यह पुस्तक है दीपवंश व महावंश। इससे भी बौद्ध धर्म का तत्कालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है वह है जैन साहित्य। जैन ग्रंथ में मुख्य रूप से जो है वह है कल्पसूत्र, अचरांग सूत्र, भद्रबाहुत चरित्र, यह जो है प्रमुख है। जैन ग्रंथों की विशेषता यह है कि इनमें कथाओं को इस ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि जिससे इतिहासकार को तथ्य संकलित करने में आसानी होती है। हम देखते हैं कि साहित्यिक स्रोत का ही दूसरा जो प्रमुख रूप से है वह गैर धार्मिक साहित्य। प्राचीन भारतीय इतिहास ऐसे ग्रंथों का भंडार है जो इतिहास की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। इसमें हम देखते हैं कि पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश की जानकारी मिलती है। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस से भी मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है। शुंगकालीन भारत की। धन्यवाद। अब हम लोग अगले शेष जो अवशेष मिला है वह अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे।